हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आप लोग की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आज से हम लोग केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। किसका? केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जिससे आप लोग को पता ही होगा केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा स्टार्ट करने वाले? फिजिकल। फिजिकल में जो सबसे पहला चैप्टर हमने लिया है थर्मोडायनेमिक्स लिया है। सुनो, थर्मोडायनेमिक्स में हम कैसे क्या पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, उसके बाद लास्ट में जितने आए हुए पीआईक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पीआईक्यू क्वेश्चन उसको देखेंगे, प्लस एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं लास्ट में हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पार्ट वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है सुनो। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में 2 टर्म मिलकर बना है, एक का नाम होता है थर्मो, दूसरे का नाम होता है डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट या एनर्जी, मतलब हीट या एनर्जी। डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो या मोशन। क्या? फ्लो या मोशन। सुनो, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हीट और एनर्जी का कैसे एक्सचेंज होता है। कोई भी रिएक्शन होगा या कोई भी प्रोसेस होगा उसमें एनर्जी का कैसे एक्सचेंज होगा, एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म जाएगी, कैसे एनर्जी का एक्सचेंज होगा। बेसिकली यहाँ पढ़ने वाले एनर्जी का आदान प्रदान, कैसे एनर्जी का एक्सचेंज होगा। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, एनर्जी एक्सचेंज कैसे होगा, कौन से प्रोसेस में, कौन से रिएक्शन में एनर्जी कैसे एक्सचेंज होता है। इस चैप्टर में मेनली हम लोग यही देखने वाले हैं। सुनो, केमिस्ट्री जब भी आती है आपसे 3 क्वेश्चन पूछती है। केमिस्ट्री जब भी आती है आपसे 3 क्वेश्चन पूछती है। कौन कौन सा क्वेश्चन? सुनो, पहला क्वेश्चन यही पूछती है कि ये बताओ कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछती है कि बताओ कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। बेसिकली इसका जवाब देता है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। कौन सा चैप्टर? थर्मोडायनेमिक्स। इसका जवाब देने के लिए जो हमको पढ़ना पड़ता है चैप्टर, उसका नाम होता है थर्मो डायनेमिक्स। ठीक है, हमारे केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन ये होता है कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक्स हमको स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट कर देता है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन सुनो केमिस्ट्री का। दूसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री का ये होता है अगर होगा तो ये बताओ कितने एक्सटेंट होगा, मतलब कितने हद तक होगा, कितने परसेंट तक होगा। क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे। सुनो, ये क्या पूछेगा कि कितने परसेंट तक होगा, कितनी हद तक होगा। इसका चैप्टर का इसका जवाब देने के लिए जो हमारे पास चैप्टर आता है उसका नाम होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा चैप्टर? केमिकल इक्विलिब्रियम। सुनो, तीसरा क्वेश्चन सुनो। तीसरा क्वेश्चन हम केमिस्ट्री हमसे ये पूछती है, ये बताओ कि कोई रिएक्शन भी हो गया, 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, मान लो 100% हो गया, तो वो बताओ जो रिएक्शन हुआ है वो कितनी तेजी से हुआ है, कितनी रफ्तार से हुआ है। ये क्वेश्चन पूछती है, बताओ कितनी रेट से हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताओ। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन का जवाब कौन देगा? इसका जवाब देने के लिए आपको क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है जिसका नाम होता है केमिकल काइनेटिक्स। क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स। सुनो, थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत ये भी बता देता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, मतलब 10%, 20% कितना हुआ, ये भी कौन बता देता है? थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है, क्या बताता है, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। थोड़ा बहुत ये भी बता देता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बता देता है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल बात नहीं करता। किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल बात नहीं करता है। सुनो, तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से फायदा क्या हो? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से इसके एडवांटेज ये हुआ कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कोई रिएक्शन होगा कि नहीं हो, कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। दूसरा इसका एडवांटेज ये हुआ कि किसी भी प्रोसेस में या किसी रिएक्शन में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स। कैसे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा इसका पढ़ने से फायदा ये है कि कुछ हमको कुछ लॉ के बारे में बता देता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बता देता है। अच्छा, क्या इसके कुछ नुकसान है, लिमिटेशन भी है? हाँ, इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी पहली लिमिटेशन ये होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता। कौन? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता। दूसरे इसके नुकसान ये है कि जब भी थर्मोडायनेमिक्स आएगा, किसके बारे में बात करेगा? मैक्रोस्कोपिक मॉडल के बारे में। किसके? मैक्रोस्कोपिक मॉडल के बारे में बात करेगा। माइक्रोस्कोपिक मॉडल के बारे में बिल्कुल नहीं बात करेगा। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? सुनो, मान लो हमारे पास एक ग्लास में पानी है,
ठीक है, एक गिलास में पानी है, क्या पानी के एक ही मॉलिक्यूल्स होंगे? नहीं, पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहां पे थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं करेगा, ये पूरे बल्क में बात करेगा। थर्मोडायनामिक्स पूरे बल्क में बात करेगा, इसलिए इसको कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। जब भी लगता है मैक्रोस्कोपिक के लगता है, माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं लगता है। दूसरी लिमिटेशन हमने क्या बताया, रेट ऑफ रिएक्शन। तभी तो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि ये बताओ थर्मोडायनामिक्स हमें किसके बारे में नहीं बताता है। तो बताओ किसके बारे में नहीं बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें क्या क्या ऑप्शन सुना है, पहला ऑप्शन क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया है कि वो स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट कर देता है कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। क्या ये बताता है थर्मोडायनामिक्स? हाँ बिल्कुल बताता है। थर्मोडायनामिक्स हमको प्रिडिक्ट कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है कोई स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब फिजिबल रिएक्शन है कि नहीं है। स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या हो गया, फिजिबल रिएक्शन है कि नहीं है, ये बिल्कुल बताता है थर्मोडायनामिक्स। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया, दूसरा ऑप्शन इसमें ये दिया कि बताओ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगा, थर्मोडायनामिक्स बात करता है कि नहीं है? हाँ थोड़ा बहुत बात करता है। तीसरा ऑप्शन उसमें दिया है कि एनर्जी का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, किसी प्रोसेस में एनर्जी का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कौन बताएगा, थर्मोडायनामिक्स बताता है। चौथा ऑप्शन दिया है कि उसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या बताता है, नहीं, यही ऑप्शन होगा, थर्मोडायनामिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता है। किसके बारे में बात नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बिल्कुल बात नहीं। थर्मोडायनामिक्स हमारा जो चैप्टर है सबको एक ही नजर से देखा, कौन सी नजर से है, कौन सा हमारा, एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली सबको किस नजर से देखा, एनर्जी। अब सुनो, एनर्जी के बहुत सारे रूप हैं, एनर्जी के बेसिकली देखें तो बहुत सारे रूप हैं। कभी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में आएगा, कभी किसी के रूप में आएगा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज जो हमको पढ़ना है बेसिकली दो ही तरह का पढ़ना है। किसमें, हीट और वर्क के फॉर्म में हम लोग एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे, कभी हीट के फॉर्म में एक्सचेंज कराएंगे, कभी वर्क के फॉर्म में एक्सचेंज कराएंगे, ठीक है। अब थर्मोडायनामिक्स समझने के लिए हमको कुछ बेसिक टर्म पढ़ना पड़ेगा। चलो बेसिक टर्म में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम के बारे में। और सुनो सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स का वो पार्ट, किसका, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके बारे में हम स्टडी करें, क्या करें, स्टडी करें या एनालिसिस करें या ऑब्जर्वेशन करें, उसी को हम लोग बोल देते हैं सिस्टम। मतलब मान लो कि हमारे पास ये मार्कर है, क्या है, मार्कर। अगर मार्कर को हम स्टडी करें या एनालिसिस करें या ऑब्जर्वेशन करें तो ये हमारा क्या बन चुका है, सिस्टम बन चुका है। अब सुनो सराउंडिंग क्या होता है, मतलब कि अगर सिस्टम को छोड़ दे, किसको, सिस्टम को छोड़कर बाकी जो सब कुछ बचा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सराउंडिंग बोल देंगे। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके बारे में हम स्टडी करें वो क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम। अगर सिस्टम को छोड़कर बाकी जो सब कुछ बचा रहेगा वही क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। सुनो अगर हम यूनिवर्स देखें तो यूनिवर्स किससे मिलकर बनेगा, यूनिवर्स जो हमारा होगा वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर बनेगा। किससे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर जिसके बारे में स्टडी करें वो क्या कहलाएगा, सिस्टम। सिस्टम को छोड़कर जो सब कुछ बचा रहेगा यूनिवर्स में वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। सुनो हर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई ना कोई दीवार होगी, हर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई ना कोई दीवार होगी। जो दीवार होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। सुनो बाउंड्री क्या हुआ, यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे, सेपरेट करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे, सेपरेट करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। सुनो बाउंड्री हमारे पास कई तरह की हो सकती है, बाउंड्री हमारे पास कई तरह की हो सकती है। सबसे पहले तरीका सुनो, बाउंड्री हो सकता है हमारा रिजिड भी हो, नॉन रिजिड। क्या हो सकता है, बाउंड्री हमारा रिजिड भी हो सकता है और नॉन रिजिड मतलब फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। बाउंड्री कैसे हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है और नॉन रिजिड भी हो सकता है। सुनो इसका एग्जांपल सुनो, मान लो हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास है, एक गिलास में हमने क्या किया, वाटर को फिलअप कर दिया। सुनो वाटर को क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। अगर वाटर को स्टडी करें, किसको, वाटर को स्टडी करें तो ये हमारा क्या बन चुका है, सिस्टम बन चुका है। इसके आसपास में जो भी कुछ बचा रहेगा उसको क्या बोल देंगे, सराउंडिंग बोल देंगे। सुनो बताओ ये हमारा क्या हो चुका है, सराउंडिंग। ये क्या हो चुका है, सिस्टम। बताओ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई ना कोई दीवार है, उस दीवार को क्या बोलेंगे, बाउंड्री। बताओ बाउंड्री हमारा यहाँ किस तरह का है, रिजिड है, तो इसका मतलब बाउंड्री हमारा रिजिड भी हो सकता है। ऊपर देखो, ऊपर वाले पोर्शन में देखो हमारा वॉल यहाँ पे किस तरह है, नॉन रिजिड। दूसरा फ्लेक्सिबल का एग्जांपल दूसरा सुनो, हमारे पास बैलून ले ले, क्या लेना, बैलून ले ले। बैलून में हम क्या करते हैं, ईयर को फिलअप कर दें। अगर ईयर को स्टडी करें, किसका, बैलून में जो ईयर है, हवा है, उसको फिलअप कर दिए, उसके बारे में स्टडी करें तो वही हमारा क्या बन चुका है, सिस्टम। उसके आसपास में जो बचा रहेगा उसको क्या बोल देंगे, सराउंडिंग। सुनो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमारा जो बैलून है वो बताओ उसका वॉल कैसा है, नॉन रिजिड है, फ्लेक्सिबल है,
चाहे तो उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब बाउंड्री हमारे कितनी, बाउंड्री हमारी रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल हो सकती है। सुनो बाउंड्री, दूसरा बाउंड्री हमारी कंडक्टिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग। सर ये कंडक्टिंग का मतलब क्या? सुनो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग वाल वो होती है जहां से एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए, क्या हो जाए, एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए, उसी वाल को हम, उसी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग बोलते हैं। नॉन कंडक्टिंग वो होती है जहां से एनर्जी का एक्सचेंज ना होने दे, इसी को कभी कभी हम लोग बोल देते हैं इंसुलेटेड। क्या बोल देते हैं? नॉन कंडक्टिंग को क्या बोल देते हैं? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मतलब कि यहां से एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होने देगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग। सो कंडक्टिंग का एग्जांपल सुनो। हम क्या करते हैं, एक कप में कोई हॉट कॉफी ले लेते हैं, वो कॉफी हम रख देते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं वो कॉफी क्या हो जाती है, हमारी ठंडी हो जाती है। वो कॉफी हमारी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिससे हमको ये पता चला वहां एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। तो वहां वो कौन सी वाल हुई है, कंडक्टिंग वाल। सुनो हम क्या करते हैं, थर्मोफ्लास्क ले लें, थर्मोफ्लास्क में हम पानी को फिलअप कर दें, पानी को भर दें, हॉट वाटर को फिलअप कर दें, कुछ समय बाद देखते हैं कि पानी जैसे का गर्म था वैसे का वैसे गर्म रह गया, मतलब वहां एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ। जब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ, एनर्जी का लेन देन नहीं हुआ है, तो ऐसे वाल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग। तीसरा टाइप का बाउंड्री सुनो, तीसरा टाइप हमारा रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी हो सकता है। तो ये हमने बेसिक कुछ टर्म पढ़ा, सिस्टम पढ़ा, सराउंडिंग पढ़ा और बाउंड्री पढ़ा, बाउंड्री की कुछ टाइप पढ़ा, ठीक है। सुनो अब हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में देखने आ रहे हैं। टाइप ऑफ सिस्टम बनाने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा, वो लॉजिक कौन सा था, एनर्जी का एक्सचेंज। पहला सिस्टम हम लोग देखने आ रहे हैं ओपन सिस्टम। सुनो ओपन सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जहां पे मास का एक्सचेंज हो, किसका, मास का एक्सचेंज हो, मास का हेरा फेरी कर सके, मास का लेन देन कर सके, मास के साथ साथ एनर्जी का भी, मास के साथ साथ एनर्जी का भी एक्सचेंज हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या, ऐसा सिस्टम जहां पे मास का एक्सचेंज ना हो, मास का लेन देन ना कर सके, मास का एक्सचेंज ना हो, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होना चाहिए, किसका, एनर्जी का एक्सचेंज होना चाहिए, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है जहां पे ना मास का एक्सचेंज हो, ना मास का हो, ना एनर्जी का हो, ना मास का हो, ना एनर्जी का हो, ना मास का लेन देन हो, ना एनर्जी का लेन देन हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक एक करके एग्जांपल सुनो। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का एग्जांपल सुनो। मान लो हमारे पास एक कप है, ठीक है, इसमें हम क्या कर दिए, कॉफी, इसमें हमारे पास कॉफी है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस कप में ओपन है, अभी ऊपर से हमारा क्या है, ओपन है, इसमें हम कॉफी को ऐड भी कर सकते हैं, कॉफी को निकाल भी सकते हैं। बताओ मास का एक्सचेंज कर सकते हैं ओपन सिस्टम में, हाँ मास का। ये कप हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए रख देते हैं, जब कुछ समय के बाद रखते हैं तो ये हमारा हॉट कॉफी क्या था, इसमें ठंडा हो चुका है, मतलब इसकी वाल हमारे क्या है, कंडक्टिंग है, यहां से एनर्जी का ट्रांसफर हो गया है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में बताओ मास का भी ऐड कर सकते हैं, मास रिमूव भी कर सकते हैं और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो गया, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोले, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम सुनो, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल सुनो। मान लो ये हमारे पास जो कप था, अब इसको कप को क्या करते हैं, इसको क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जब ये क्लोज कर दिया तो ना इसमें कॉफी ऐड कर सकते हैं ना कॉफी रिमूव कर सकते हैं, तो यहां से मास का एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कप इसको रख दे, कुछ समय के लिए रख दे, तो बताओ कॉफी क्या हो जाएगा, हमारा ठंडा हो जाएगा। बताओ यहां से एनर्जी क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। जब एनर्जी का एक्सचेंज हो गया, मास को रिमूव ना ऐड कर सकते हैं, तो कौन सा सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में सुनो। हम क्या करते हैं, थर्मोफ्लास्क बॉटल ले लेते हैं। जब थर्मोफ्लास्क बॉटल ले लेंगे तो बताओ अगर पानी उसमें रख दे, हॉट वाटर रख दे, तो जैसे पानी रखेंगे वैसे का वैसा बने रहेगा, मतलब वहां एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ, मास का भी एक्सचेंज नहीं हुआ। इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा हमारा यूनिवर्स। क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। सर यूनिवर्स कैसे, सुनो यूनिवर्स कैसे, अगर यूनिवर्स को हम स्टडी करें, यूनिवर्स को क्या करें, स्टडी करें, तो हमारा क्या वो बन चुका है, सिस्टम बन चुका है। अच्छा यूनिवर्स के पास, यूनिवर्स के बाहर कुछ बचा ही नहीं है, हमारा वो पूरा सिस्टम बन चुका है, तो सराउंडिंग हमारे पास कुछ है ही नहीं है। तो इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज कहां से होगा, जब सराउंडिंग ही नहीं है तो ऐसे एनर्जी का एक्सचेंज कहां से होगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसा किसका एग्जांपल है, हमारा यूनिवर्स किसका एग्जांपल है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारे पास तीन तरीके सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। सुनो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, स्टेट ऑफ सिस्टम हमें ये बताता है कोई भी सिस्टम अपनी किस कंडीशन पे है, कोई सिस्टम अपनी किस कंडीशन पे है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, इसकी कुछ ना कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी होगी, जैसे मान लो इसकी प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, इसकी कुछ ना कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी होगी, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा और टेम्परेचर होगा। मान लेते हैं इसकी जो प्रेशर होता है इसको P1 मान लिया, इसकी जो वॉल्यूम है इसको V1 मान लिया, इसकी जो टेम्परेचर T1 होता है। इसकी जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है इसी को हम लोग बोल देते हैं स्टेट वेरिएबल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल बोल देते हैं।
मान लो ये कोई सिस्टम अपने इस स्टेट पे है, अगर इस सिस्टम को दूसरे स्टेट पे लेके जाना पड़ेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ले जाने के लिए इसके स्टेट वेरिएबल बदलना पड़ेगा। मतलब कि स्टेट बदलेगा तो स्टेट वेरिएबल बदल जाएगा, या स्टेट वेरिएबल बदलेगा तो स्टेट बदल जाएगा। मान लो यहाँ P2 हो गया, यहाँ B2 हो गया, यहाँ T2 हो गया। स्टेट वेरिएबल बदलने से किसी भी सिस्टम का क्या हो जाएगा, स्टेट बदल जाएगा। अब स्टेट वेरिएबल को कभी कभी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल भी बोल देते हैं। अब सुनो, स्टेट वेरिएबल बदलने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। एक होता है स्टेट फंक्शन, एक दूसरा क्या होता है, पाथ फंक्शन। मतलब कि स्टेट वेरिएबल हमारे पास दो तरीके बदल सकते हैं, एक स्टेट फंक्शन, एक पाथ फंक्शन। सुनो, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। ऐसे स्टेट वेरिएबल जो सिर्फ अपने इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, रास्ते में क्या हुआ इससे कोई मतलब ना रखे, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। मतलब कि ऐसे स्टेट वेरिएबल जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करे, रास्ते में क्या हुआ रास्ते से कोई मतलब नहीं, इनिशियल पे डिपेंड करे और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करे, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जो स्टेट फंक्शन होता है इसको कैपिटल लेटर से हम लोग लिखते हैं। पाथ फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो अपने रास्ते पे डिपेंड करे, अपने हर पाथ पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल के स्टेट के साथ साथ अपने रास्ते पे डिपेंड करे। मतलब कि रास्ते में क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, सब की जानकारी दे, उसी को हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। मतलब एक जगह से मान लो कि हमको लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो हमारा सिर्फ लखनऊ और दिल्ली टारगेट हो, मतलब लखनऊ इनिशियल पॉइंट हो, दिल्ली हमारा फाइनल पॉइंट है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। किस रास्ते से जा रहे हैं, कहां कहां जा होकर जा रहे हैं, अगर रास्ते पे डिपेंड करेगा तो हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन को जो हम लोग डिनोटेट करते हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब कैसे पता, स्टेट वेरिएबल इतने सारे होते हैं, हमको कैसे मालूम हो, कैसे पता हो कि कौन स्टेट फंक्शन होता है, कौन पाथ फंक्शन होता है। तो पाथ फंक्शन में सिर्फ दो याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, सिर्फ दो याद रखना है, हीट और, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो हीट को जो डिनोटेट करते हैं स्मॉल क्यू, और वर्क डन, हीट और वर्क डन। हीट और वर्क डन को पाथ फंक्शन में रखना है। बाकी जितने भी स्टेट वेरिएबल आपको मिलेंगे सब के सब उठा के कहां रख देना, स्टेट फंक्शन। इसका मतलब अगर स्टेट फंक्शन का एग्जांपल की बात करें तो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, जितने भी सबको मिलेंगे कहां पर रख देना, स्टेट फंक्शन पर रख देना। स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन, जो अपनी पाथ पे भी डिपेंड करे, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं। पाथ फंक्शन को याद रखना है, आज के बाद कहीं भी नजर आ जाए हीट और वर्क डन, वो पाथ की तरह नजर काम करेगा। बाकी के जितने भी हमारे पास वेरिएबल नजर आएंगे क्या हो जाएंगे, स्टेट फंक्शन नजर आ जाएंगे। दुनिया में जितने भी सिस्टम होगी उसकी दो प्रॉपर्टीज होगी। दुनिया में कोई भी सिस्टम होगी उसकी दो प्रॉपर्टीज होगी। एक पहली प्रॉपर्टी होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, सुनो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मैटर पे डिपेंड करे, मतलब उसके अमाउंट पे डिपेंड करे, उसकी मास पे डिपेंड करे, उसकी साइज पे डिपेंड करे। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपने अमाउंट पे डिपेंड न करे, अपने मास पे डिपेंड न करे, ना अपनी साइज पे डिपेंड करे। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब कैसे याद करें कौन डिपेंड करेगा कौन नहीं डिपेंड करेगा, ये खुद कह रहा है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने मास पे, अपने साइज पे डिपेंड ना करे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं जो अपने मास पे डिपेंड करे, अपनी साइज पे डिपेंड करे, मतलब अपने अमाउंट पे डिपेंड करे। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो अलजेब्रा लॉ फॉलो नहीं करती है, लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो अलजेब्रा लॉ फॉलो करती है। मतलब क्या होता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आपस में हम जोड़ नहीं सकते हैं। अब इंटेंसिव की प्रॉपर्टी के हमारे पास इतने सारे एग्जांपल है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के पास हमारे पास इतने सारे एग्जांपल है। क्या इसको हमको कैसे याद करें, कैसे रटे, सुनो। याद करने के लिए हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, बस आप लोग को यह तरीका बता देते हैं कि कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप लोग को हम एक तरीका बता देते हैं। अब इतने सारे एग्जांपल क्या आपको याद करना पड़ेगा, नहीं। हम आपको कुछ तरीका बता देते हैं, कुछ जुगाड़ बता देते हैं कि एक्सटेंसिव कैसे पहचाने और इंटेंसिव कैसे पहचाने। सुनो, पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका ये होता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टीज होगी उसको हाइपोथेटिकली डिवाइड कर देना। मान लो हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टीज होगी, उसको क्या करना है, हाइपोथेटिकली डिवाइड करना। पहला तरीका, हाइपोथेटिकली डिवाइड करने के बाद अगर आपके मास में या साइज में कमी आ जाएगी तो ऐसे प्रॉपर्टीज को बोल देना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
आपको एग्जाम्पल याद नहीं करना है, बस ये तरीका सीख लो, आप पता लगा लेंगे एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। सुनो कैसे तरीका, आप कोई भी प्रॉपर्टीज होगी उसको क्या करना, हाइपोथेटिकली डिवाइड करना। अगर इसको हाइपोथेटिकली डिवाइड करने के बाद मास में या साइज में कमी आ जाएगी तो इसको क्या बोल देना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर कमी नहीं आएगी तो क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। आप जिस रूम में बैठे हैं उसको क्या करो, हाइपोथेटिकली डिवाइड कर दो, ठीक है। मान लो कि डिवाइड करने से पहले आपका रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। क्या रूम को हाइपोथेटिकली डिवाइड करने के बाद आप अपने रूम को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड करने के बाद क्या आपके रूम का टेम्परेचर बदल गया, नहीं, अभी भी कितने हैं, 25 डिग्री भी है। तो इसका मतलब कि हमारे पास डिवाइड करने के बाद भी हमारा टेम्परेचर सेम ही रहा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मान लो आप जिस रूम में बैठे थे उसका प्रेशर 1 atm था। अब क्या करें, हाइपोथेटिकली इसको डिवाइड करके देखो। अब डिवाइड करने के बाद क्या दोनों का रूम का प्रेशर बदल जाएगा, कि किसी का हाफ एटीएम हो जाएगा, किसी का हाफ एटीएम नहीं, अभी भी 1 ही एटीएम रहेगा। डिवाइड करने के बाद प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोल देंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। खुद सोचो, मान लो जिस रूम में आप बैठे थे इसको डिवाइड करने के बाद वॉल्यूम में कमी आ जाएगी, हाँ वॉल्यूम आधा आधा हो जाएगा। जब वॉल्यूम आधा आधा हो जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी क्या करी, डिपेंड करी। तो ऐसे को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई ब्लॉक था, ये क्या था, कोई ब्लॉक था। ये मान लो कोई ब्लॉक था, मास कैपिटल एम का ब्लॉक था। इसको हम डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद क्या, इधर हाफ मास हो जाएगा, इधर हाफ मास हो जाएगा, हाँ मास में कमी आ जाएगी। तो इससे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल देंगे। अगर मान लो किसी वाटर, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं किसमें होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मान लो किसी मोलरिटी या नॉर्मलिटी, जो भी हमारी कंसंट्रेशन टर्म आएगी, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में लगभग जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, कौन सी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एनर्जी हमारा डिपेंड करती है। तो ये हमने पहला तरीका बताया कि किसे पहचाने, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। अब हाइपोथेटिकली डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद अगर उसमें कमी आ जाए, मास में साइज में कमी आ जाए, तो कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर कमी ना आए तो कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये पहला तरीका बताया। दूसरा तरीका हम आपको ये बता रहे हैं, कभी भी आप दो एक्सटेंसिव को, किसको, दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करेंगे, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करने पे आपको इंटेंसिव मिलेगा। हमने कहा है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, ये हमने बिल्कुल नहीं कहा है कि दो इंटेंसिव डिवाइड करने के बाद एक्सटेंसिव मिल जाएगा। ये हमने बिल्कुल, मिल भी सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि जब भी दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, इंटेंसिव मिलेगा। ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भी नहीं है कि दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करने के बाद इंटेंसिव मिल जाएगा, ये भी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करने के बाद इंटेंसिव मिलेगा। एग्जांपल सुनो, जैसे मान लो कि हमारे पास डेंसिटी, अब हमको डेंसिटी को पता लगाना है कि ये इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बताओ, मास क्या है, एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है। क्यों, क्योंकि मास भी हमारा शेप और साइज पे डिपेंड करता है। मास हमारा साइज पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी हमारा साइज पे डिपेंड करता है। बताओ, ये एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है। दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करने के बाद हमेशा जो मिलेगा वो डेंसिटी ही मिलेगा। बताओ, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। क्या वाटर की डेंसिटी बदलने वाली है, नहीं है। चाहे जितना ले लो, वाटर की डेंसिटी बदलने वाली नहीं है। इसका मतलब दो एक्सटेंसिव को जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटेंसिव मिलेगा। ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि दो इंटेंसिव को डिवाइड करने के बाद एक्सटेंसिव मिल जाएगा, नहीं है। दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करने के बाद हमको इंटेंसिव मिलना पक्का तय है। अब तीसरा तरीका सुनो, दो तरीके बता दिए। पहला तरीका क्या बताया कि हाइपोथेटिकली डिवाइड कर लिया करो, अगर मास में साइज में कमी आ जाएगी तो हमारा एक्सटेंसिव हो जाएगा, अगर कमी नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या बताया कि जब भी कभी दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, इंटेंसिव मिलेगा। तीसरा तरीका सुनो, तीसरे तरीके में यह है, अगर किसी की यूनिट के आगे पर मोल लिख जाए, क्या लिख जाए, स्पेसिफाइड कर दे, पर लिख दे, क्या लिख दे, पर लिख दे, पर मोल कर दे, तो समझ जाना क्या है, इंटेंसिव। अब यहां फिक्स कर दिया, पर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। पर मोल लिख दे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। पर मोल, पर ml कोई भी लिख दे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। इसलिए जब आपने पढ़ा है कि गिब्स एनर्जी जो होती है एक्सटेंसिव होती है, गिब्स एनर्जी क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है। लेकिन अगर गिब्स एनर्जी पर मोल लिख दे, क्या लिख दे, गिब्स एनर्जी पर मोल लिख दे, देखो यहां क्या लग गया, पर मोल लगते ही क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर स्पेसिफाई कर दे, पर लग गया किसी के आगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। यहां पे जिस एनर्जी था तो क्या था, एक्सटेंसिव था, यहां पर लगने की वजह से क्या हो गया, इंटेंसिव हो गया। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव पहचानने का तरीका हमने बता दिया है। कैसे पहचानेंगे, फिर एक बार सुन लो। हम क्या करें, हाइपोथेटिकली डिवाइड कर दे, अगर उसके मास में साइज में कमी आ जाएगी तो कौन क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। अगर मास और साइज में कमी नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। फिर अगर दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
मिलेगा, इंटेंसिव मिलेगा। तीसरा तरीका ये बताया कि किसी भी आगे पर लग जाए तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव होगा। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हो गए किसमें आएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब हम लोग कुछ प्रोसेस करने जा रहे हैं, मतलब एक स्टेट को दूसरे स्टेट में, मान लो हमारे पास कोई एक स्टेट था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने के लिए कुछ ना कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस करना पड़ता है। वो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक करके एक एक प्रोसेस हम पढ़ने आ रहे हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस पढ़ने आ रहे हैं उसका नाम है आइसोथर्मल। आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब क्या हो गया, सेम। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। ऐसे प्रोसेस जिसका टेम्परेचर सेम हो, मतलब सिस्टम का क्या हो, टेम्परेचर सेम हो या कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब क्या होने वाला है, कांस्टेंट टेम्परेचर होने वाला है, कांस्टेंट टेम्परेचर होने वाला है। इसका मतलब क्या, मान लो अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 और T2 हमारा क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोल देते हैं। मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा, जीरो। मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम था, यहाँ पे स्टेट था, उसका T1 था, कहां लेके चलेगी, अभी भी T1 ही है, तो इसे बताओ। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आपसे एक क्वेश्चन पूछने, सुनो क्वेश्चन क्या, मान लो कि इनिशियल टेम्परेचर हमारा T1 था, फिर इसके बाद रास्ते में क्या हो गया, T2 हो गया, लेकिन फाइनल क्या हो गया, T1 हो गया। बताओ, क्या खुद बताओ, क्या ये प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होना ये गारंटी नहीं है। पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहना, उसी को आइसोथर्मल बोलते हैं। फिर से सुनो, इनिशियल और फाइनल का टेम्परेचर सेम होना आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कहलाएगा। पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। दूसरा प्रोसेस सुनो, दूसरा प्रोसेस जो होता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस हमारा क्या, आइसो मतलब क्या हो गया, सेम, आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब प्रेशर। ऐसे प्रोसेस में जिनका प्रेशर क्या हो, सेम हो, मतलब क्या हो, प्रेशर सेम हो, प्रेशर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब P1 और P2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए, P हो जाए, तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ओपन प्रोसेस बोलते हैं। सुनो, तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब क्या हो गया, आइसो मतलब क्या हो गया, सेम, कोरिक मतलब हो गया वॉल्यूम। इस बार क्या सेम होने वाला है, वॉल्यूम सेम होने वाला है। मान लो वॉल्यूम क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, वॉल्यूम कांस्टेंट होने वाला है। मतलब कि B1 और B2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि ऐसे प्रोसेस में जो थ्रू आउट प्रोसेस क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब कि अगर अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो इस बॉडी क्या हो जाएगी, रिजिड बॉडी हो जाएगा ना, वो कंप्रेशन कर सकते हैं ना एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो ऐसी बॉडी कौन सी होगी, रिजिड बॉडी हो जाएगी। मतलब कि यहाँ एनर्जी हम ना कंप्रेशन से ना एक्सपेंशन से एनर्जी बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो तीन प्रोसेस हमने पढ़ा, आइसोथर्मल पढ़ा, आइसोबारिक पढ़ा और आइसोकोरिक पढ़ा। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। चौथा प्रोसेस सुनो, चौथा प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। सुनो, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होने वाला। मतलब कि हीट का एक्सचेंज क्या हो जाएगा, जीरो। हीट का एक्सचेंज, अच्छा हीट का एक्सचेंज नहीं होने वाला है तो कंडक्टिंग हुआ कि नॉन कंडक्टिंग, वेरी गुड, नॉन कंडक्टिंग हुआ। क्या हुआ, नॉन कंडक्टिंग हुआ। मतलब कि हीट का लेन देन नहीं। बेसिकली एनर्जी के कई रूप हैं, एनर्जी के कई रूप हैं, अगर देखें तो एनर्जी के कई रूप हैं, एनर्जी के कई रूप, लेकिन हम लोग एनर्जी के दो रूप पढ़ने वाले हैं, हीट और वर्क। और वो भी वर्क में कौन सा, पीबी वर्क। एनर्जी के कई रूप है, लेकिन बेसिकली हम हीट एनर्जी के कितने रूप पढ़ने वाले, दो, हीट और वर्क। अच्छा, एडियाबैटिक में एनर्जी हम हीट के फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, तो किसके फॉर्म में देने वाले हैं, वर्क के फॉर्म में। सुनना, आइसोकोरिक में हम एनर्जी वर्क के फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, तो किसके फॉर्म में देंगे, हीट के फॉर्म में देंगे। आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने चार प्रोसेस पढ़ा, कौन सा, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। एक प्रोसेस और आप लोग को बता देते हैं जो फिजिक्स में काफी यूज होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है साइक्लिक प्रोसेस। सुनो, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसे प्रोसेस जो अपना इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो, जहां से चले आकर फिर वहीं पहुंच जाए, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जहां से चले फिर घूम के वहीं पे आके हम पहुंच जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस, साइक्लिक। इसको पूरी डिटेल आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसे प्रोसेस जहां से चले, मान लो यही इनिशियल पॉइंट था, यही फाइनल पॉइंट हो गया, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक। मतलब इनिशियल और फाइनल क्या हो,
सेम हो। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन सुनना, जो हमारा स्टेट फंक्शन था वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता था, जो हमारा स्टेट फंक्शन था सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता था। तो इसका मतलब कि जितने भी स्टेट फंक्शन थे साइक्लिक प्रोसेस में क्या होने वाला है, चेंज इन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। मतलब यहां डेल्टा टी क्या होने वाला है, जीरो। यहां डेल्टा पी क्या होने वाला है, जीरो। किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में। यहां डेल्टा एच क्या होने वाला है, जीरो। यहां डेल्टा ई क्या होने वाला है, जीरो। जितने भी स्टेट फंक्शन थे सभी के सभी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होने वाला है, जीरो हो। चेंज इन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला। लेकिन पाथ फंक्शन हीट और रिडक्शन जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो पाथ पे भी डिपेंड हो रहा है। हमने 5 प्रोसेस पढ़ा। दुनिया की जितनी भी प्रोसेस है उसके कराने के 2 तरीके होते हैं। दुनिया की कोई भी प्रोसेस होगा उसके कराने के 2 तरीके हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस। सुनो, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। चलो सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है। मान लो ये हमारे पास कोई एक सिस्टम है, यहां से पी एक्सटर्नल लगेगा, प्रेशर एक्सटर्नल लगेगा। यहां पे कोई गैस है तो यह क्या पी गैस लगेगा, अंदर से लगेगा। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर धीरे धीरे हम एक सैंड का टुकड़ा लाके इसके ऊपर रखते हैं। जब इसके ऊपर एक सैंड का टुकड़ा लाके रख दिए, बताओ यहां सैंड का टुकड़ा लाके रख दिए तो हल्का सा ये क्या होगा, नीचे हो गया, हल्का सा नीचे गया। फिर ये ऊपर से क्या लगेगा, पी एक्सटर्नल लगेगा। अंदर से क्या लगेगा, पी गैस लगेगा, पी इंटरनल लगेगा। इधर इंटरनल प्रेशर लगेगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा। फिर क्या करिए, हल्का से एक और सैंड का टुकड़ा लाके रख दिए, फिर एक टुकड़ा सैंड का लाके यहाँ पे रख दिया, हल्का सा, फिर ये कंप्रेस हुआ। धीरे धीरे ऐसे क्या हो गया कि धीरे 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 स्लोली स्लोली हम एक एक सैंड का टुकड़ा लाके इसमें रखते जाएंगे और धीरे धीरे ये कंप्रेस होता चला जाएगा। यहाँ पे हर पॉइंट, हर स्टेज पे क्या होगा, पी एक्सटर्नल और पी गैस क्या हो जाएगा, बराबर होता रहेगा। पी एक्सटर्नल पी गैस क्या होता रहेगा, बराबर हो जाएगा। फाइनाइट टाइम लगेगा, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। दुनिया में ऐसे कोई प्रोसेस नहीं होता है जो रिवर्सिबल प्रोसेस हो। एक ये आइडियल प्रोसेस होता है। क्या होता है, आइडियल प्रोसेस। आपको ये याद रखना है कि ये धीरे 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 नीचे गया है तो पी एक्सटर्नल यहां पे क्या रह गया, पी एक्सटर्नल हमारा जो यहां हुआ ये वेरिएबल कर गया। आपको रिवर्सिबल प्रोसेस पहचानने का तरीका यही रहेगा कि पी एक्सटर्नल क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। मतलब ये प्रोसेस क्या हुआ, बहुत धीरे 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 गया है। ये मल्टीपल स्टेप में गया कि सिंगल स्टेप में, मल्टीपल स्टेप में गया। इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखो क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, क्या है, कोई सिस्टम है, यहां पे कोई गैस भरा है, पी एक्सटर्नल लगेगा, यहां पर अंदर से गैस भी लगेगा, प्रेशर का, गैस का प्रेशर लगेगा। अब क्या करते हैं, यहां पे हम 5 केजी का ब्लॉक लाके रख देते हैं। कितना, 5 केजी का ब्लॉक। सोचो क्या होने वाला, ये एक ही स्टेप में क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। एक ही स्टेप में क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। बताओ यहां इक्विलिब्रियम कब आया, एक इनिशियल स्टेज पे आया, एक फाइनल स्टेज पे आया। मतलब इक्विलिब्रियम कब आया, एक इनिशियल स्टेज पे, एक फाइनल स्टेज पे आया। यहां इक्विलिब्रियम कब आया, हर एक स्टेट पे इक्विलिब्रियम आ रहा था। मतलब पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बराबर होता है। यहां पी एक्सटर्नल पी इंटरनल सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही बराबर हुआ। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेचुरल में जो प्रोसेस होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। बताओ ये सिंगल स्टेप में हुआ कि मल्टीपल स्टेप, सिंगल स्टेप में हुआ। ये फाइनाइट टाइम लिया कि इनफाइनाइट टाइम, फाइनाइट टाइम लिया, क्योंकि यहां हमें पता है टाइम तुरंत हुआ। मान लो कि हमारे पास कोई सिस्टम था, सिस्टम पे कोई ब्लॉक रख के तुरंत नीचे चला गया एक स्टेप में। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहां एक स्टेप में चला गया, जो पहले पी एक्सटर्नल था अभी भी पी एक्सटर्नल वही है। तो पहचानने का तरीका, आपको बार बार क्वेश्चन में ये नहीं लिख के देगा कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, आपको लिख देगा पी एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट है। तो याद रखना ये कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। बस मेन पॉइंट आपका यही से है कि क्वेश्चन में यही लिख के देगा कि पी एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको पहचानना आना चाहिए कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आपको क्वेश्चन में लिख दिया पी एक्सटर्नल वेरिएबल है तो ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। दुनिया में कोई भी प्रोसेस होगी तो 2 तरीके हो सकती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल होगा तो पी एक्सटर्नल क्या होगा, वेरिएबल होगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, बहुत स्लो रिवर्सिबल में चलेगा। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होगा, अचानक से एक बार में कंप्रेस हो जाएगा। इससे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। सुनो, हीट क्या है, हीट हमारा क्या होता है, एनर्जी का एक रूप है, एक फॉर्म है। एनर्जी का क्या है, एक फॉर्म है। मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। ही एनर्जी के अगर बेसिकली देखा जाए तो एनर्जी के कई रूप हैं, कभी न्यूक्लियर एनर्जी, कभी पोटेंशियल एनर्जी, कभी काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह एनर्जी, हीट क्या है, एनर्जी का एक रूप है। हीट हमारा ना सिस्टम का एनर्जी होता है, ना सराउंडिंग का एनर्जी होता है, ये प्रोसेस का एनर्जी होता है। किसका होता है, प्रोसेस का एनर्जी होता है। तब कभी इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ना इसको एक्सटेंसिव में रखते हैं ना इंटेंसिव में रखते हैं, क्योंकि एक्सटेंसिव इंटेंसिव किसका होता है, सिस्टम का होता है। तो ये ना सिस्टम का है, ना हीट ना सिस्टम का होता है, ना सराउंडिंग का होता है, किसका होता है, प्रोसेस का होता है।
किसी प्रोसेस के दौरान एनर्जी कितना, वही टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वही क्या है, हीट होती है। अगर हीट की यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी है। तो हम जानते हैं कि अगर यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। सुनो, वर्क क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर होना, एनर्जी का ट्रांसफर होना किसी की वजह से, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उसको हीट बोल देंगे। अगर टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर ना हो, मतलब कि टेम्परेचर का डिफरेंस वहां ना हो, किसी और की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्क बोल देते हैं। वर्क बेसिकली हम लोग को दो पढ़ना होता है, एक मैकेनिकल वर्क पढ़ना होता है, दूसरा नॉन मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क में पीवी वर्क पढ़ना होता है, यही हमारे सिलेबस में हमको यही पढ़ना। कौन सा वर्क पढ़ना है, पीवी वर्क पढ़ना है। नॉन मैकेनिकल हमको नहीं पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, मैकेनिकल वर्क पढ़ना है। अगर देखो वर्क हमने पढ़ा था, कोई भी प्रोसेस होती है, दो तरह की प्रोसेस होती है। कौन कौन सी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कौन कौन सी प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो हमारे पास कोई भी प्रोसेस होगी, दो तरह की प्रोसेस होगी। कौन कौन से, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तीसरा वर्क हमको किसमें पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। आपको तीन तरह का, आप यहां से आपको तीन तरह का क्वेश्चन बनेगा। एक रिवर्सिबल में पूछ सकता है, एक इरिवर्सिबल में पूछ सकता है, तीसरा केमिकल रिएक्शन में पूछ सकता है। जो जनरल फार्मूला वर्क निकालने का होता है वो केमिस्ट्री में होता है पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, ये जनरल फार्मूला होता है। सुनो, इरिवर्सिबल में अगर पूछेगा, अच्छा सुनो याद आया, इरिवर्सिबल में क्या हमारा पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। हाँ, क्या होता है, पी एक्सटर्नल क्या होता है, कांस्टेंट। आपको क्वेश्चन में हो सकता है इरिवर्सिबल लिख के ना दे, लेकिन इरिवर्सिबल में ये लिख के देगा कि पी एक्सटर्नल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बताओ रिवर्सिबल में क्या होगा, पी एक्सटर्नल, वेरी गुड, वेरिएबल होता है। यहां जो फार्मूला लगाना होगा हमको, क्या लगाना होगा, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल B2 माइनस B1, ये लगाना होगा। सुनो, केमिकल रिएक्शन में क्या लगेगा, केमिकल रिएक्शन में जो हमारा वर्क डन का फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, माइनस डेल्टा NgRT। क्या लगेगा, माइनस डेल्टा NgRT लगेगा। देखो रिवर्सिबल में जो हमारा पूछेगा वो किसमें पूछेगा, आइसोथर्मल में पूछेगा। किसमें पूछेगा, आइसोथर्मल में पूछेगा। सुनो, आइसोथर्मल में होगा हमारा रिएक्शन वर्क डन निकालने के लिए क्या होगा, वर्क डन बराबर माइनस 2.303 nRT log B2 अपान B1। क्या होगा, माइनस 2.303 nRT log B2 अपान B1 होगा। ये प्रोसेस पूछेगा। अच्छा, कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में है क्या, तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। इसका मतलब जहां वॉल्यूम हो वहां क्या रख सकते हैं, प्रेशर भी रख सकते हैं। इसका मतलब इस तरह, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2.303 nRT log P1 अपान P2। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। मतलब वर्क से हमारे पास तीन क्वेश्चन पूछेगा, रिवर्सिबल में पूछेगा तो आइसोथर्मल में पूछेगा, इरिवर्सिबल में पूछेगा तो डायरेक्ट लगा देना पी एक्सटर्नल B2 माइनस B1। देखो केमिकल रिएक्शन में पूछेगा तो माइनस डेल्टा NgRT। चलो डेल्टा Ng के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डेल्टा Ng क्या होती है, इसके बारे में केमिकल इक्विलिब्रियम में इसको खूब पढ़ाते हैं, डेल्टा Ng के बारे में। अभी आगे भी डेल्टा Ng काम आएगा। तो डेल्टा Ng क्या होती है, डेल्टा Ng उससे बोलते हैं, मतलब कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट का कोफिशिएंट उसका सम कर दो माइनस रिएक्टेंट का गैसेस का कोफिशिएंट उसको माइनस कर दो, उसके क्या निकल जाएगा, डेल्टा Ng निकल जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास N2 + 3H2 गिव्स टू अमोनिया है, सभी गैसेस फॉर्म में। डेल्टा Ng जो लिखना है गैसेस वाला लेना है। तो गैस क्या कहता है, डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं, डेल्टा Ng कहता है प्रोडक्ट का कोफिशिएंट को, इसका कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट ये हुआ, कोफिशिएंट प्रोडक्ट का कोफिशिएंट उसको सम कर दो, प्रोडक्ट के गैसेस का कोफिशिएंट सम कर दो, माइनस कर दो रिएक्टेंट के गैसेस का कोफिशिएंट। तो बताओ प्रोडक्ट का कोफिशिएंट कितना है, 2, माइनस करना है 3 + 1, इसी तरह निकालते हैं। यहां क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर किसी भी रिएक्शन में माइनस आ रहा है, डेल्टा G माइनस आ रहा है, तो वो रिटर्न वहां क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला, पक्का। क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है, माइनस डेल्टा NgRT। इसी तरह हम लोग को वो रिटर्न निकालने के तरीके तीन होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और केमिकल रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल और डेल्टा Ng वाला और करके देख लेते हैं। मान लो H2 + Cl2 सभी गैस फॉर्म में, कितना हो गया, 2HCl। ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है। सुनो कैसे डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं, फिर से सुनो। डेल्टा Ng का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, गैसेस का कोफिशिएंट लेना, प्रोडक्ट का उसका टोटल कर देना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका, गैसेस रिएक्टेंट का। जैसे इसमें कैसे निकालेंगे डेल्टा Ng, प्रोडक्ट में कितना है 2, यहां पे कितना है, माइनस करेंगे कितना 1 1, तो कितना हो जाएगा 1 + 1,
कितना है, डेल्टा एन जी जीरो। जहां पे डेल्टा एन जी जीरो आ जाएगा वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहां से हमको ये समझ में आया। पी एक्सटर्नल में हमको एक कांस्टेंट होगा तो क्या लगाना है, रिवर्सिबल लगाना है। आइसोथर्मल में हमको ये लगाना है। ये वर्क के हमारे कुछ फार्मूले होते हैं। सुनो, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर साइन कन्वेंशन सीख गए तो थर्मोडायनेमिक्स में लगभग 50% क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं। तो साइन कन्वेंशन अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो अलग अलग होती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि केमिस्ट्री के जो साइन कन्वेंशन होता है उसका आधार, उसका बेस कुछ और होता है, और जो फिजिक्स का होता है कुछ और होता है। जो केमिस्ट्री में होती है उसको इसको लेकर चलते हैं, वो सिस्टम को लेकर चलते हैं कि सिस्टम का बुरा हुआ, भला हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, सिस्टम के बारे में लेकर चलते हैं। लेकिन फिजिक्स वाले किसको लेकर चलते हैं, सराउंडिंग के लेकर चलते हैं। इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की साइन क्या होती है, उल्टी होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग होता है। इसलिए चलो हम देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। मान लो हमारे पास ये कोई सिस्टम है, क्या है, कोई सिस्टम है। हम यहाँ किसके बारे में देखेंगे, केमिस्ट्री के हिसाब से सिस्टम के बारे में। अगर मान लो सिस्टम को हमने हीट दे दिया, सिस्टम को हीट दे दिया, बताओ हीट क्या एक तरह की एनर्जी है। अगर इसको एनर्जी मिलेगी, हीट दे दिया, अब्सॉर्ब कर लिया, तो बताओ हीट दे दिए तो इसके क्या हो जाएगी, प्लस लिखा जाएगा। अगर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मान लो अगर सिस्टम ने हीट रिलीज कर दिया, सिस्टम ने क्या कर दिया, हीट रिलीज कर दिया। अगर हीट रिलीज कर दिया तो बताओ इसकी एनर्जी कमी आ जाएगी। जब इसकी एनर्जी कमी आ जाएगी तो हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी। पक्का। अगर सिस्टम में हीट इसको दे दिए, सिस्टम में हीट दे दिए तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब्सॉर्ब करेगी तो सिस्टम क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर सिस्टम में से किसी की एनर्जी कम कर ले, हीट रिलीज कर दे, तो बताओ सिस्टम में एनर्जी की कमी आ जाएगी, तो क्यू की वैल्यू क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है। सुनो, इसी तरह वर्क डन। मान लो हमारे सिस्टम के ऊपर काम हुआ, किसके, सिस्टम के ऊपर काम हुआ, ऑन द सिस्टम, मतलब कि सिस्टम ने काम नहीं किया, सिस्टम के ऊपर काम किया, ऑन द सिस्टम। वर्क डन क्या हुआ, ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो क्या लेना है, सुनो बताओ, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हुआ, क्या सिस्टम ने काम नहीं, सिस्टम के ऊपर काम किया गया, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ने वाली है। जब इसकी एनर्जी बढ़ने वाली है तो वर्क डन क्या लेने वाला, हम लोग पॉजिटिव लेने वाले हैं। पक्का। सुनो कैसे, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब क्या इस बार क्या कर रहे हैं, हमारा सिस्टम खुद काम कर रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम, सुनना, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब क्या लेने वाला है, जब वर्क डन बाय द सिस्टम, इस बार क्या, सिस्टम ने खुद काम किया। जब खुद काम किया तो उसकी एनर्जी में क्या होगी, कमी आएगी। जब उसकी एनर्जी में कमी आएगी तो वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अच्छा, ऑन द सिस्टम हुआ तो इसका मतलब कंप्रेशन हुआ कि एक्सपेंड हुआ। ऑन द सिस्टम मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। ऑन द सिस्टम हुआ तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। जब भी कंप्रेशन होगा तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। ऑन द, जब बाय द सिस्टम हुआ मतलब क्या सिस्टम ने खुद काम किया है, क्या होगा, एक्सपेंशन। जब बाय आएगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। सुनना, जब कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आएगी। जब कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आएगी। अच्छा, जब एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम में क्या आएगी, इंक्रीज आएगी। अच्छा, हमारा जनरल फार्मूला क्या था, खुद सोचो, पी एक्सटर्नल B2 माइनस B1, ये जनरल फार्मूला था। अगर वॉल्यूम में कमी आ गई, वॉल्यूम में कमी आएगी मतलब B2 कम होगी, और ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिडल पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से भी लगा सकते हैं, अगर वॉल्यूम में कमी आ जाएगी तो B2 क्या हो जाएगी, छोटी वैल्यू हो जाएगी। जब B2 निगेटिव हो जाएगी, ऑलरेडी निगेटिव लगा, तो रिटर्न क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर वॉल्यूम में बढ़ जाएगी, क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, बताओ B2 की वैल्यू पॉजिटिव, आगे ऑलरेडी नेगेटिव लगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव। इसलिए जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव, मतलब ऑन द सिस्टम कंप्रेशन, तो वर्क डन क्या लेना, पॉजिटिव। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम ने खुद काम किया, एक्सपेंशन, मतलब वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम जब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर किसी सिस्टम को हीट दे दे, अब्सॉर्ब करेगी तो क्या होगी, की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर रिलीज करेगी तो की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। क्वेश्चन है, देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन खुद लिख के बोलते, क्वेश्चन खुद लिख के पूछता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ऑलरेडी वो बाय लगा दिया है, तो जो ऑप्शन मिलेगा वहां आपको नेगेटिव नहीं लगाना, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम खुद बोल दिया है कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो ऑलरेडी नेगेटिव लगा के दिया है, तो इसलिए ऑप्शन में जो रहेगा वो नेगेटिव वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, हमारा पॉजिटिव। हाँ, अगर कौन सी पूछे तो वहां नेगेटिव वाला, अगर नेगेटिव वाला आंसर आएगा तो नेगेटिव लगाएंगे। ये कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं हमारे। सुनो, वर्क डन कहां पे जीरो होगा, चलो हम लोग देखते हैं वर्क डन कहां जीरो होने वाला। अगर कभी भी क्वेश्चन में वैक्यूम लिख दिया, क्या लिख दिया, वैक्यूम लिख दिया, वैक्यूम लिखते हैं इसका मतलब पी एक्सटर्नल क्या, मतलब कि जीरो होने वाला, पी एक्सटर्नल क्या होने वाला है, जीरो। अगर कभी भी क्वेश्चन में क्या लिख दिया, वैक्यूम लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी एक्सटर्नल जीरो हो गया। या कभी भी लिख दिया फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन लिखते हैं, इसका मतलब पी एक्सटर्नल क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया।
बताओ पी एक्सटर्नल जीरो ही होते ही बताओ वर्क डन का फार्मूला हमारा क्या होता है? वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? पी एक्सटर्नल जनरल फार्मूला P2 माइनस B1 यही होता है ना। तो बताओ पी एक्सटर्नल ही जीरो हो जाएगा तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो। मतलब क्वेश्चन में कभी भी वैक्यूम लिख दे या फ्री एक्सपेंशन लिख दे तो वर्क डन क्या आने वाला है? जीरो। दूसरा सुनो, कभी भी ओइलोम कांस्टेंट मतलब कि आइसोकोरिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस है। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? ओइलोम कांस्टेंट होता है। मतलब क्या हो गया? ओइलोम कांस्टेंट। मतलब B1 और B2 क्या इसके बराबर हो जाएगा? B के बराबर। जनरल फार्मूला देखो, P एक्सटर्नल B2 माइनस B1 ये दोनों बराबर हो जाए, ये भी B हो जाए, ये भी B, तो B माइनस B क्या? जीरो। तो वर्क डन पूरा जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कि वॉल्यूम क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। मतलब कि कोई रिजिड बॉडी हो जाए, वो फ्लेक्सिबल ना हो, तो रिजिड बॉडी को हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाए। ना वो कंप्रेस हो ना एक्सपेंड हो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तीसरा, केमिकल रिएक्शन में हम लोग को खुद पढ़ के आए, अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो। डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो। डेल्टा एनजी क्या होता है? मतलब प्रोडक्ट का गैसेस का कोएफिशिएंट उसको जोड़ लो, माइनस रिएक्टेंट के गैसेस का कोएफिशिएंट माइनस कर दो। डेल्टा एनजी अगर जीरो आ जाए तो वर्क डन क्या आ जाएगा? हमारा जीरो आ जाएगा। ये तीन प्रोसेस याद रखना। कभी भी वैक्यूम बोल देगा तो डेल्टा हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। फ्री एक्सपेंशन के बोल देगा तो एक्सटर्नल जीरो, तो वर्क डन जीरो। आइसोकोरिक में ना कंप्रेशन होगा ना एक्सपेंशन होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डेल्टा एनजी अगर हमारा जीरो हो जाएगा, किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो तो वर्क डन की वैल्यू। ये आपको कुछ यूनिट याद होना चाहिए जिसकी वजह से क्वेश्चन आसानी से। एक कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। 1 लीटर एटीएम बराबर कितना? 101.3 जूल। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। आर की वैल्यू याद होनी चाहिए। आर की वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर जूल होती है। लेकिन अगर किलो जूल में लिखना होगा तो 8.314 इंटू 10 के पावर माइनस 3, 10 के पावर माइनस 3 करना ना भूलें। या ये कुछ वैल्यू याद होना चाहिए। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1 ml। ये तो याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में सभी फार्मूला लगा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आके यहाँ भूल जाते हैं। ये भी याद होना जरूरी है। ये कन्वर्ट करना हो सकता है आपको लीटर एटीएम में क्वेश्चन में आंसर ना पूछा, जूल में पूछा, तो ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 10 के पावर माइनस 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मीटर? 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर क्यूब? 10 के पावर माइनस सेंटी। ये तीनों वैल्यू तो याद होनी चाहिए, ये भी याद होनी चाहिए वैल्यू, तभी हमारे क्वेश्चन होगा। अभी तक हम लोगों ने वर्क डन के बारे में पढ़ लिया, हीट के बारे में पढ़ लिया। देखो नोट करके एक पॉइंट देखो, कभी भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के बारे में या आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के बारे में अगर वर्क डन पूछेगा, दोनों में किसका ज्यादा, मतलब आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के बारे में या आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के बारे में वर्क डन पूछेगा, तो बताओ क्या दिल कर रहा है? एक्सपेंशन, रिवर्सिबल में एक्सपेंशन क्या? ऐसे धीरे 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 आराम से जाना चाहिए। बताओ एक्सपेंशन हो रहा है तो धीरे धीरे, रिवर्सिबल है तो आराम से जाना। इरिवर्सिबल में क्या अचानक एक्सपेंशन करेगा? हाँ अचानक। तो दिल क्या कह रहा है? किसका वर्क डन ज्यादा होना चाहिए? हाँ इसका वर्क डन ज्यादा होता है। आपको याद रखना है यहां से, वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल का क्या होता है? ज्यादा होता है। किसमें? एक्सपेंशन में ज्यादा होता है। किससे? वर्क डन एक्सपेंशन ज्यादा होता है। कौन से प्रोसेस में? इरिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा होता है। इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक इसका उल्टा कर देना, कंप्रेशन में ठीक उल्टा कर देना। एक्सपेंशन में किसका ज्यादा बोले? रिवर्सिबल का ज्यादा बोले, धीरे धीरे हो रहा था ज्यादा बोल दिया, लेकिन कंप्रेशन में इरिवर्सिबल का ज्यादा हो जाएगा। किसका? इरिवर्सिबल का ज्यादा हो जाता है। वर्क डन किसका ज्यादा होगा? इरिवर्सिबल का ज्यादा होता है। किसका ज्यादा हो जाएगा? रिवर्सिबल का ज्यादा हो जाएगा। किससे? रिवर्सिबल में। ये किसकी कंडीशन है? कंप्रेशन की कहानी है। ये याद रखना है। जब टफ पेपर बनेगा तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जब टफ पेपर जब बनेगा तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये आपको अच्छा क्वेश्चन में से माना जाएगा। सुनो, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? देखो हमारे सिस्टम के पास, किसके? हमारे सिस्टम के पास जितनी तरह का एनर्जी होती है सभी को ऐड कर दो, सभी का सम कर दो। मान लो हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम है। इसमें हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसलेटरी एनर्जी, रोटेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी,
न्यूक्लियर एनर्जी, जितने भी तरह की एनर्जी किसके पास होना चाहिए, सिस्टम के पास जितने तरह की एनर्जी है उसको ऐड कर दो, उसका सम कर दो, तो वही हमारा क्या निकल के आता है, इंटरनल एनर्जी निकल के आता है। अगर इंटरनल एनर्जी देखें तो इसको कभी यू से डिनोट करते हैं, कभी ई से करते हैं। तो हमारे सिस्टम के पास जितनी तरह की एनर्जी है उसी को सम कर दो तो हमारा क्या बन जाता है, इंटरनल एनर्जी। अच्छा एक क्वेश्चन सुनो, क्या ग्रेविटेशनल एनर्जी हमारा इंटरनल एनर्जी है? नहीं, क्योंकि वो सिस्टम का नहीं होता। इंटरनल एनर्जी किसकी, क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव, एक्सटेंसिव होता है। हमने बात किया था लगभग मैक्सिमम जितनी एनर्जी होती है कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, एक्सटेंसिव। अच्छा बताओ, ये स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन सिर्फ दो ही हैं, हीट और वर्क। हीट और वर्क के अलावा दुनिया में कोई भी स्टेट वेरिएबल मिल जाए, कहां पे रखना है, स्टेट फंक्शन पे। पाथ फंक्शन याद रखना, सिर्फ दो ही है, कौन सा, हीट और वर्क डन। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया। सुनो एक पॉइंट सुनो, अगर हम आइडियल गैस की बात करें, किसकी, आइडियल गैस की बात करें, मान लो हमारे पास ये आइडियल गैस की कोई सिस्टम है। सुनो, आइडियल गैस की सिस्टम में बताओ इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, हाँ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। सुनो, आइडियल गैस में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। हमारी आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। आइडियल गैस की अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो सिर्फ और ये डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ऐसा क्यों, सुनो हम जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ के आते हैं, अगर आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, मोनोटॉमिक के लिए। किसके लिए, फॉर मोनो अटॉमिक के लिए। हम फिजिक्स से पढ़ के आते हैं, जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है क्या होती है, 3/2 RT होती है। अच्छा सुनो, हमारे पास इंटरनल एनर्जी किसको बोले, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सभी को टोटल एनर्जी मिला दे तो हमारा क्या बन जाएगा। हो सकता है सिस्टम के पास ऐसी एनर्जी, हो सकता है सिस्टम के पास ऐसी एनर्जी प्रेजेंट हो हमको मालूम ही ना हो, इसलिए कभी भी इंटरनल एनर्जी हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। मतलब यू की एब्सोल्यूट वैल्यू कभी फाइंड नहीं कर सकते, हमेशा फाइंड करना होगा तो कौन सा फाइंड करना होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कौन सा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना। तो यहां से अगर हम ये बात करें, चेंज इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू डेल्टा यू बराबर 3/2 R डेल्टा टी। ये किसके लिए है, ये आइडियल गैस के लिए है। अच्छा सुनो, अगर हम इसी में प्रोसेस में लगाते आइसोथर्मल के लिए, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे तो बताओ डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, डेल्टा टी जीरो। डेल्टा टी जीरो होते ही तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहां से एक पॉइंट नोट करके लिखना कि कभी भी फॉर आइडियल गैस आइसोथर्मल, किसके लिए, आइडियल गैस आइसोथर्मल के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। मैंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोला है, इंटरनल एनर्जी नहीं बोला है, मैंने बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमारा इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हमें कुछ लॉ पढ़ना पड़ता है, इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हमें कुछ लॉ पढ़ना पड़ता है। अब पहले वो लॉ देखते हैं, उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकलते हैं। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमें कुछ लॉ पढ़ना पड़ता है। जैसे कौन कौन सा लॉ, मान लो कि हमारे पास एक जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर देखें तो हमको ये हमको फिजिक्स में पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमको यही दोनों पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। हमको क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। अच्छा, ये जितने भी लॉ हैं, ये जितने भी लॉ हैं सभी के सभी इक्विलिब्रियम पे लगेंगे। आपकी एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि ये जितनी भी लॉ हैं सिस्टम किसमें होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, तभी लॉ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। सुनो हम क्या पढ़ने आ रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने आ रहे हैं। सुनो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। सुनो मान लो हमारे पास कोई सिस्टम था, ठीक है, क्या था, सिस्टम था, इसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, मान लेते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी U1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर देते हैं, इसको हीट दे दिए, एब्जॉर्ब कर लिया। ये सिस्टम क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। बताओ जब हीट को एब्जॉर्ब किया तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां पे हीट अब क्या आ जाए, U1 प्लस Q आ गया, हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब क्या करें, इसी सिस्टम को हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर वर्क कर देते हैं। अच्छा, वर्क ऑन द सिस्टम किया तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी को क्या किया, वर्क कर दिए ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर क्या किया, वर्क कर दिए। अच्छा, वर्क करते ही बताओ इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बताओ ये क्या हो जाएगी, U1 प्लस Q प्लस W हो जाएगी। मान लो ये फाइनल एनर्जी होगी, हमारी क्या होगी, फाइनल एनर्जी। सुनो ये इनिशियल एनर्जी थी, ये फाइनल एनर्जी। अगर हम बात यहां से लिखें तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो U2 बराबर क्या हो चुका है, U1 प्लस Q प्लस W।
ठीक है। अगर यहां से चेंज करें तो U2 माइनस U1 बराबर Q प्लस W। बताइए चेंज है तो क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W। Q क्या है, हीट है, W क्या है, वर्क डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगा, Q प्लस W, किसके, हीट प्लस वर्क डन के बराबर होगा क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमारा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हीट प्लस वर्क डन। अब यही को हम हर अलग अलग प्रोसेस पे लगाकर देखने वाले हैं। अब वही हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अलग अलग प्रोसेस पे लगाने जा रहे हैं, ठीक है। सुनो, पहला हम किस पे लगाने जा रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, जितने भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अलग अलग प्रोसेस पे लगाएंगे वो सब आइडियल गैस लेके चलेंगे। चलो, आइसोथर्मल प्रोसेस लिया, कौन सा लिया, आइडियल। अच्छा, आइसोथर्मल सुनते ही हमारा डेल्टा टी क्या आ गया, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा टी जीरो। अच्छा, डेल्टा ई क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा यू जीरो, क्योंकि हमने बताया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। जब डेल्टा टी जीरो तो ये जीरो, डेल्टा यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, डेल्टा यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, डेल्टा यू इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। अच्छा, यहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो चुका है, जीरो, तो हमारा यहां से क्या आ चुका है, हीट बराबर क्या आया है, माइनस वर्क डन। ये आया, बताओ यहां से क्या क्या स्टेटमेंट बोल सकते हैं। अच्छा, क्यू पॉजिटिव है तो एब्जॉर्ब हुआ, रिलीज, एब्जॉर्ब। वर्क डन नेगेटिव है तो बाय द सिस्टम हुआ कि ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। अच्छा, क्या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बताओ, यहां से वर्क डन पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे, ऑन द की बाय द, ऑन द क्या बोलेंगे, ऑन द सिस्टम। बताओ ये रिलीज हुआ कि एब्जॉर्ब हुआ, रिलीज हुआ। अब बताओ क्या क्या स्टेटमेंट बोल सकते हैं, सुनो, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो बताओ सिस्टम क्या करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम करेगा। अगर हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो हीट क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर में कोई छेड़खानी नहीं करना है, इंटरनल एनर्जी के टेम्परेचर में कोई छेड़खानी नहीं करना है। अब हम लोग दूसरे प्रोसेस में लगाने आ रहे हैं, कौन से प्रोसेस में, आइसोकोरिक। अच्छा, आइसोकोरिक मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब डेल्टा बी क्या होने वाला है, जीरो, डेल्टा बी क्या होने वाला है, जीरो। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब कि हमारी जो बाउंड्री होगी वो रिजिड होगी कि फ्लेक्सिबल, रिजिड होगी। अच्छा, रिजिड होगी तो क्या बताओ, इसमें कंप्रेशन और कंप्रेशन एक्सपेंशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जब ये नहीं कर सकते हैं तो पक्का वर्क डन यहाँ क्या आने वाला है, जीरो। वर्क डन क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा। चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाए, वर्क डन हमारा यहाँ क्या आया, जीरो आया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू द हीट प्लस वर्क डन, यही तो बोलता है। बताओ यहाँ क्या जीरो हुआ, वर्क डन जीरो हुआ, तो यहाँ क्या जीरो होगी, वर्क डन। तो यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आया, हीट के बराबर आया। किसके बराबर आया, हीट। ये कौन से प्रोसेस पे आया, आइसोकोरिक, मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इसी को हीट को हम लोग क्या लिख देते हैं, क्यूबी लिख सकते हैं। अच्छा, खुद सोचो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन, हीट क्या है, पाथ फंक्शन। लेकिन क्या यहाँ हीट किसके बराबर हो चुका है, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो चुका है। तो क्या हीट यहाँ पे पाथ फंक्शन से स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव किया है, बन नहीं चुका है। हीट अभी भी पाथ फंक्शन था, पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन रहेगा, सिर्फ यहां इस प्रोसेस में बिहेव किया। कौन से प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हुआ, हीट था पाथ फंक्शन, एक्चुअल क्या था, पाथ फंक्शन था, लेकिन इंटरनल एनर्जी किसकी तरह होता है, स्टेट फंक्शन की तरह होता है। तो यहां हीट हमारा इंटरनल एनर्जी के बराबर इक्वल होने की वजह से स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव किया। किसकी तरह बिहेव किया, बिहेव किया। अच्छा, यहां से हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, सुनो, अगर एब्जॉर्ब करे, सिस्टम को क्या करे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, बताओ ये हीट बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। सुनो क्या बोल सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इसी को वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। सुनो, अब क्या करते हैं, सिस्टम में से एनर्जी को रिमूव करते हैं, निकाल लेते हैं। जब रिमूव करेंगे तो क्या बोलेंगे, रिलीज। सुनो, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, जब ये रिलीज होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। हीट रिलीज बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस था, आइसोकोरिक। फिर से याद रखना, आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव किया है, एक्चुअल बना नहीं है, वो था पाथ फंक्शन, लेकिन यहां बिहेव किया है। सुनो, दूसरा प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट हमारा क्या हो जाता है, जीरो। हीट का क्या हो जाता है, जीरो, मतलब कि ये कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग। वेरी गुड, ये कौन सा हुआ, नॉन कंडक्टिंग हुआ, मतलब कि यहां से हीट का लेन देन नहीं होगा। इसकी बाउंड्री किसकी तरह हुई, नॉन कंडक्टिंग की तरह। चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं। चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है,
ये बोलता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू द हीट प्लस वर्क डन। बताओ यहाँ क्या जीरो हुआ है, हीट जीरो हुआ है, तो यहां से हीट को जीरो कर दिया। बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा किसके बराबर हुआ, वर्क डन के बराबर हुआ है। सुनो यहां से हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव ऑन, देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द इंक्रीज, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, इज इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अच्छा अगर बाय द करें तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, तो चेंज इन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कमी, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। यहां से बोल सकते हैं ये कौन सा प्रोसेस था, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस था, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हमने 3 प्रोसेस पढ़ लिया। सुनो अब हम लोग एंथैल्पी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सुनो एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी को सम कर दे, वही हमारा एंथैल्पी के बराबर आ जाता है। अगर एंथैल्पी की डोनेट करें तो एंथैल्पी किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। ये क्या होती है एंथैल्पी, एंथैल्पी जो हमारे होता है इंटरनल एनर्जी ई से लिखेंगे, तो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी को क्या कर दे, ऐड कर दे, तो यही क्या हो जाता है हमारा इंटरनल एनर्जी। सर इसकी कोई डिफिनेशन नहीं होती है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है जो ऑन पेपर पे ड्राइव किया गया। क्यों किया गया है, सुनो हम जैसे पिछले पढ़ के आ चुके हैं, पिछले प्रोसेस में पढ़कर आ चुके हैं कि हमारा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किस पे, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर हो गया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गया था। ये पढ़ के आ चुके हैं। एंथैल्पी क्यों लाया गया, सुनो हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमको ये पता चल चुका था किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हम पता लगाने जा रहे हैं कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा, डेल्टा एच के बराबर। यही हमारा निकल के आया है नया टर्म एंथैल्पी। यहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री की दुनिया अलग अलग हो गई है। सुनो अच्छा खुद सोचो कि हमारा जब ये एच बराबर क्या आया है, एंथैल्पी बराबर क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम का एनर्जी। खुद सोचो जब इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं तो एंथैल्पी की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब कि एच की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्या फाइंड करने वाले हैं, डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी फाइंड करने वाले हैं। अच्छा एंथैल्पी एक टाइप का एनर्जी है, तो कि कौन सा हो जाएगा हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बताओ ये स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन सिर्फ 2 ही होते हैं, कौन कौन सा, हीट और वर्क डन। सुनो हम इसको चेंज इन फाइंड करने वाले हैं, तो बताओ डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी बी। बताओ ये हो गया। इसमें 2 बार कर सकते हैं, या तो एट कांस्टेंट प्रेशर कर दे या तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सुनो हमारा ये निकल के आया, पहला क्या करने आ रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सुनो अगर कांस्टेंट प्रेशर कर दें तो पी बाहर निकल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आया ये, ठीक है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस बी डेल्टा पी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा। सुनो अगर एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। कैसे, सुनो हमारा जो इंटरनल एनर्जी था फॉर आइडियल गैस के लिए क्या था हमारे पास, 3/2 RT था इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए, फॉर मोनोटॉमिक के लिए। अगर एंथैल्पी निकाले तो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 RT हो जाएगा। पीबी को हम क्या RT लिख सकते हैं, पीबी को क्या लिख सकते हैं, 1 मोल के लिए बात करें तो RT लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 RT। तो एंथैल्पी भी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। और कौन सा होना चाहिए गैस, आइडियल गैस। बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता था, 0। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 तो चेंज इन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, 0। ये इंपॉर्टेंट रखना, कहीं भी नजर आ जाए आइसोथर्मल और आइडियल गैस टिक मार देना, क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टिक लगा देना। चेंज इंटरनल एनर्जी और चेंज एंथैल्पी क्या हो जाएगा, 0। कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए और कौन सा आइडियल गैस होना चाहिए। सुनो मैं इंपॉर्टेंट हमारा सबसे ज्यादा फार्मूला यही होगा। अच्छा केमिकल रिएक्शन के लिए बात करें, किसके लिए, एट केमिकल रिएक्शन के लिए बात करें। केमिकल रिएक्शन के लिए हमारा ये फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT।
क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा एनजीआरटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन यहीं से पूछेगा नीट में, मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। सुनो, डेल्टा एनजीआरटी क्यों रख दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडियल गैस होती है, तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी, इसलिए यहां से यह रख दिया। डेल्टा एनजी क्या होता है, डेल्टा एनजी हम लोग पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके हैं। जो डेल्टा एनजी होता है क्या होता है, प्रोडक्ट में जितने गैसेस होते हैं उसका कोएफिशिएंट का सम कर दो, माइनस कर दो किसका, रिएक्टेंट में जितने भी गैसेस है उसके कोएफिशिएंट को क्या कर दो, माइनस कर दो, डेल्टा एनजी निकल जाएगा। चलो एक एग्जांपल से डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं। सुनो, मान लो हमारे पास H2 प्लस Cl2 gives to HCl, क्या हो गया, H2 प्लस Cl2 gives HCl। मान लो ये सभी गैसेस फॉर्म में, कौन से गैसेस, डेल्टा एनजी निकालने के लिए सिर्फ गैस वाला ही लेंगे, ना सॉलिड का लेंगे ना लिक्विड का लेंगे, कौन सा लेंगे, गैस का लेंगे। बताओ प्रोडक्ट में कितने कोएफिशिएंट है, 2 कोएफिशिएंट, इसको ऐड कर दो टोटल। बताओ माइनस कर देना, रिएक्टर में कितने कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, कितना हो गया 1 + 1, कितना हो गया डेल्टा एनजी 0, डेल्टा एनजी हमारा यहाँ कितना निकल के आया 0। सुनो एक एग्जांपल से और सुनो, मान लो हमने क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। सुनो ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये सिर्फ गैस। अगर डेल्टा एनजी यहां निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी प्रोडक्ट का गैसेस, बताओ प्रोडक्ट में एक ही गैसेस है, हाँ, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 1। बताओ इसको लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि ये सॉलिड है, डेल्टा एनजी सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं निकलता। बताओ ये सॉलिड है, हाँ, तो ये सॉलिड का भी नहीं निकलेगा, 1 - 0 बराबर कितना हो गया 1। इस तरह से हम लोग डेल्टा एनजी कैलकुलेट करते हैं। अगर डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर लिए इसके बाद ये क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां आती है, डेल्टा एनजी कैलकुलेट करने में, मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन यहीं से आएगा। सुनो हम लोग देख के आए हैं कि चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एनजीआरटी। सुनो अगर डेल्टा एनजी निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनो अगर मान लो डेल्टा एनजी हमने निकाला, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 हो गया, डेल्टा एनजी, एक शॉर्ट ट्रिक सुनो कैसे लगता है। सुनो अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 आया, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 आएगा तो पक्का यहां से हम कह सकते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी ग्रेटर देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा। मतलब चेंज इन, अगर हमारा डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 आया तो इंटरनल जो हमारा एंथैल्पी होगा, चेंज इन एंथैल्पी, वो ज्यादा आएगा किससे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी से। अगर हमारा डेल्टा एनजी लेस देन 0 आया, मतलब कि नेगेटिव में आया, तो पक्का ये चेंज इन एंथैल्पी हमारा कम आएगा किससे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी से कम आएगा। सुनो अगर डेल्टा एनजी 0 आ जाए, क्या आ जाए, डेल्टा एनजी 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वही जो रहेगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। इसका मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एनजी क्या आ जाए, 0 आ जाए, डेल्टा एनजी क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वो केमिकल इक्वेशन के लिए मतलब एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखो इसका फायदा कैसे होता है, एक क्वेश्चन में सुनो, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन था A से 2B, ये भी गैसेस में है, चलो 5B ले लेते हैं, ये भी गैसेस में है, 2A से 5B ले लिए। बताओ हमको ये पता लगाना है, हमको क्वेश्चन में दे दिया कि ये 10 किलो जूल है। सुनो अब हमारे पास हो सकता है 4 ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन मिल जाए। बताओ अगर ये डेल्टा एनजी, बताओ यहां डेल्टा एनजी क्या है, 5 - 2 कितना आया 3, मतलब डेल्टा एनजी क्या हमारा 0 से बड़ा आया, हाँ 0 से बड़ा आया। जब 0 से बड़ा आया तब पक्का ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू किससे बड़ी आएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी से बड़ी आएगी। इसका मतलब हो सकता है एक ऑप्शन में ऐसे दे दिया हो कि 10 से बड़ी वैल्यू एक ही दिया हो, तो वो टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये दे दिया, 2A गिव्स B, ये भी गैसेस में है, ये भी गैसेस में है। सुनो अब हमको इसकी डेल्टा U की वैल्यू दे दी है, डेल्टा E की वैल्यू दे दी है -5 किलो जूल। सुनो अब पूछेगा डेल्टा H बताओ, क्या बताओ डेल्टा H। हो सकता है एक ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन फंस जाए, पहले यहां डेल्टा एनजी कैलकुलेट करो, डेल्टा एनजी कैलकुलेट करो, डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा 1 - 2 क्या आएगा, माइनस में आएगा। अच्छा डेल्टा एनजी माइनस में आया है, डेल्टा एनजी माइनस में आया है, तो बताओ डेल्टा यू बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा होगा ये छोटी होगी। तो बताओ अगर हम हो सकता है हमारा ये क्या है, चेंज इन एंथैल्पी क्या है, इससे छोटी आएगी, मतलब कि -5 से -6 हो सकता है, -7 हो सकता है, -8 हो सकता है, क्योंकि आगे ऑलरेडी माइनस लगा है। तो इसका मतलब कौन बड़ा आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बड़ा आएगा। हो सकता है 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ऐसे मिल जाए। ये आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक थी। अच्छा सुनो एक कंडीशन सुनो,
आपसे पूछेगा कि व्हेन डेल्टा एच और डेल्टा यू कब इक्वल होगा, कंडीशन बताओ। एक एक कंडीशन सुनो, कहेगा डेल्टा एच और डेल्टा यू कब इक्वल होगा, एक एक कंडीशन सुनो। हो सकता है हमारे पास डेल्टा एन जी क्या आ जाए, पहले कंडीशन जीरो, अगर डेल्टा एन जी जीरो तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, पहला कंडीशन ये आएगा। कब, जब डेल्टा एन जी जीरो। हो सकता है दूसरा कंडीशन में हमारा टेम्परेचर क्या हो जाए, 0 केल्विन। क्या 0 केल्विन में बोला है हमने, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोला है, 0 केल्विन बोला है, सेल्सियस में नहीं बोला है। बताओ ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सुनो तीसरी कंडीशन सुनो। हो सकता है हमारे पास जो भी रिएक्शन दिया हो, सभी कोई भी रिएक्शन दिया होगा सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में दिया होगा, सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा, जहां सॉलिड और लिक्विड दिया होगा तो वहां डेल्टा एनजी का कोई महत्व ही नहीं है, डेल्टा एनजी जीरो आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू। तभी तो एनसीईआरटी लिखती है, कहती है फॉर अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए अगर उसमें सॉलिड और लिक्विड, सभी कंपोनेंट सॉलिड और लिक्विड के हैं, सभी कंपोनेंट सॉलिड और लिक्विड के हैं, तो उस कंडीशन में डेल्टा एच किसके बराबर आएगा, डेल्टा यू के बराबर हो सकता है। चौथा कंडीशन सुनो, आइसोथर्मल कंडीशन देते, आइसोथर्मल और आइडियल। जैसे ही आइसोथर्मल बोला और आइडियल बोला, क्या बोला, आइसोथर्मल और आइडियल बोला, पक्का चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये दोनों टर्म टेम्परेचर का फंक्शन है। जब डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू जीरो, जब डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा एच जीरो। ये चार कंडीशन होते हैं जब डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाए। सुनो, डेल्टा एच बराबर क्या हुआ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। फिर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादा चांस आने की यहीं से है। सुनो, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट की बात करें तो क्या क्यूपी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये एट हीट कांस्टेंट एट वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्यूबी हो जाएगा, प्लस डेल्टा एनजीआरटी हो जाएगा। ये भी इक्वेशन आपको याद रखना है, ये भी फार्मूला, क्यूपी बराबर क्यूबी प्लस क्यूपी बराबर क्यूबी प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अच्छा, डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एनजी फिर बोल रहा है, डेल्टा एनजी क्या किसका लेना है, सिर्फ और सिर्फ गैसियस का लेना है। मतलब प्रोडक्ट में जितने भी गैसेस के कोफिशिएंट है उसको सम कर लो, फिर माइनस कर देना। रिएक्टेंट में जितने भी गैसेस के कोफिशिएंट है उसमें से माइनस कर दे। मान लो कि हमारे पास NaOH है, NaOH में HCl ऐड कर दिया। बताओ, NaOH में HCl ऐड कर दिया, NaCl बन गया प्लस वाटर बन गया। बताओ, ये सब लिक्विड कंपोनेंट मान लेते हैं, ये सॉलिड मान लें, चलो ये लिक्विड मान लेते हैं, ये भी लिक्विड। सुनो, अब बताओ, यहां लिक्विड लिक्विड सॉलिड मान लिया, यहां कोई गैसेस का कोई कंपोनेंट नहीं है। जब गैसेस का कोई कंपोनेंट नहीं है तो क्या डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। हाँ, हमने एक ये कंडीशन ये भी पढ़ा था, जब सभी कंपोनेंट किसमें हो, सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, कोई भी कंपोनेंट गैसेस में ना हो, तो वहां डेल्टा एच किसके बराबर आ जाता है, डेल्टा यू के बराबर आ जाता है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जब भी हमारा सभी कंपोनेंट सॉलिड या लिक्विड में हो तो डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू के बराबर आ जाता है। सुनो, ज्यादातर क्वेश्चन आपको कंबशन के बारे में पूछेगा, किसके बारे में, ड्यूरिंग कंबशन लिख देगा, कंबशन लिख देगा, या तो हाइड्रोकार्बन का कोई कंबशन करा देगा और आपको बार बार पूछेगा। वहां से डेल्टा एनजी अगर आप निकाल लेंगे तो इस क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो जैसे उसने कह दिया कि इथेन का कंबशन कराओ, किसका, इथेन का कंबशन, इथेन का कंबशन कराना है। इथेन का कंबशन, इथेन का क्या होता है, C2H6। बताओ, अच्छा कंबशन कराना है तो किसके प्रेजेंस में कराना होगा, O2 के, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराना होगा। बताओ, याद रखना है, जब भी कंबशन होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, CO2 प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस, जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे डेल्टा एनजी नहीं मिलेगा। बताओ, सबसे पहले क्या बैलेंस करना होगा, कार्बन, सबसे पहले क्या बैलेंस करना होगा, कार्बन। यहाँ कितना कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ कितना कार्बन, 1, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दे। सुनो, पहले स्टेप में किसको बैलेंस करना है, कार्बन को बैलेंस कर दिए। दूसरे स्टेप में किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन का। दूसरे स्टेप में किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन का। बताओ, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 6, यहाँ पे कितना है 2, क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3। बताओ, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। अब तीसरे स्टेप में, लास्ट स्टेप में किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। किसको, ऑक्सीजन। बताओ, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 to 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7। तो यहाँ क्या 7/2 कर दे। हाँ, बताओ, कार्बन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। सुनो, बस यहाँ टेम्परेचर की कंडीशन मेंशन होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करके सुनो, मैक्सिमम जनता यही फंसती है। सुनो, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन या इक्वल 100 डिग्री है तो वाटर क्या लेना है, गैस लेना है। अगर टेम्परेचर
ग्रेटर देन या इक्वल 100 डिग्री है तो वाटर क्या लेना है, गैस लेना। अगर टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री है तो वाटर क्या लेना है, लिक्विड लेना है। क्या लेना है, लिक्विड लेना है। अगर टेम्परेचर लेस देन है तो वाटर क्या लेना है, लिक्विड लेना है। ठीक है, सुनो, अगर डेल्टा एनजी निकाल लेंगे, मान लो कि ये वाटर यहाँ पे 800 डिग्री सेंटीग्रेड या 110 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया, बताओ वाटर यहां क्या बन चुका है, गैस बन चुका है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। बताओ यहां से डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, अब डेल्टा एनजी यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन उठता है, अगर कुछ ना बोले टेम्परेचर के बारे में, जिक्र ही ना करे, मतलब कि ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा, ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा, कुछ ना लिखे, उसके बारे में जिक्र ही ना करें। जब जिक्र ना करे तो वाटर को क्या ले लेना है, लिक्विड लेना है। वाटर को क्या लेना है, लिक्विड लेना है। कब, जब टेम्परेचर नॉट मेंशन हो, टेम्परेचर को मेंशन ना करें, टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, ये होता है। आपको बैलेंस करना आना चाहिए। जब तक तो बैलेंस नहीं करेंगे डेल्टा एनजी नहीं निकलेगा। डेल्टा एनजी निकलेगा तो हर हमारा डेल्टा एच भी निकाल सकते हैं, डेल्टा यू निकाल सकते हैं, जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं। मेन दिक्कत कहां से आती है, डेल्टा एनजी निकालने के लिए। डेल्टा एनजी निकालने के लिए आपको कंबशन कराना आना चाहिए। कंबशन कराने के लिए O2 के साथ रिएक्शन होती है। याद रखना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, कार्बन को, उसके बाद हाइड्रोजन को, फिर लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, सुनो, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसके बारे में सुनो। सबसे पहले हम देखते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, मान लो हमारे पास कोई गिवन अमाउंट है, किसी सब्सटेंस का गिवन अमाउंट है, इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी, किसी गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है, उसी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो हीट कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर जो हीट देनी पड़ेगी कितने बढ़ाने के लिए, डेल्टा टी हो जाएगा। बताओ ये फार्मूला होगा कि नहीं, हाँ ये फार्मूला। अच्छा बताओ, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये बताओ। अमाउंट पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। तो ये अमाउंट पे डिपेंड किया, हाँ अमाउंट पे डिपेंड किया, तो एक्सटेंसिव की इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अमाउंट पे डिपेंड कर दिया। अब मोलर हीट कैपेसिटी सुनो क्या होता है। मोलर हीट कैपेसिटी उससे बोलते हैं कि अब यहां हमने फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया, 1 मोल को, मतलब कोई भी हमारा पास अमाउंट होगा उसमें से 1 मोल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। यहां पे क्या हो गया, 1 मोल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है, उसी को क्या बोल दिए, मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में कोई अमाउंट फिक्स नहीं किए थे, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी में अमाउंट हमने फिक्स कर दिया। अच्छा, अमाउंट फिक्स कर दिया तो क्या एक्सटेंसिव की इंटेंसिव, इंटेंसिव, वेरी गुड। इसलिए हमने बोला था कि इंटेंसिव में कहीं भी किसी के आगे मोलर लग जाए या पर लग जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग, इंटेंसिव बोल जाए। यहां बताओ अमाउंट क्या कर दिया हम लोग, फिक्स कर दिया। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ इसकी क्या हीट है, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। टेम्परेचर की केल्विन या सेंटीग्रेड, बताओ क्या हो जाएगा, जूल अपॉन केल्विन। अगर इसकी डिफिनेशन के हिसाब से लिखें, बताओ क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, जो हीट देनी पड़ती है किसके लिए, 1 मोल के लिए, तो हीट अपॉन N इंटू डेल्टा टी। N यहाँ पे क्या है, मोल। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। हीट की यूनिट जूल, ये मोल, ये क्या हो जाएगा, केल्विन, मतलब कि जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन, इसकी यूनिट हो जाएगी किसकी, ये 1 मोल की ये बात करेगा तो मोलर हीट कैपेसिटी। अगर किसी गिवन अमाउंट की बात करेगा तो गिवन अमाउंट के लिए बात करेगा तो हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सुनो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहां पर हम 1 ग्राम, किसके लिए, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर में 1 मोल के लिए था, स्पेसिफिक में 1 ग्राम के लिए। अगर 1 ग्राम के लिए बात करेगा, 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर इसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल सी से लिखते हैं। कैसे होगा, हीट बढ़ाने के लिए किसका मास क्या आएगा, बताओ ये क्या इसका फार्मूला आएगा, हाँ इसका फार्मूला। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, हीट की यूनिट बोलो, हीट की यूनिट जूल, हीट की यूनिट जूल। मास का ग्राम होता है, बिल्कुल, मास का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। डेल्टा टी का क्या हो जाएगा, केल्विन, इसकी यूनिट ये हो सकती है। अच्छा खुद सोचो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, 1 ग्राम, अमाउंट फिक्स तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सुनो, अच्छा यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हीट बराबर, यहां से सोचो मोलर हीट कैपेसिटी क्या लिख सकते हैं, Q बराबर N C
डेल्टा टी लिख सकते हैं। अगर बताओ मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, एन सी डेल्टा टी। यहां से हमें क्या मिल चुका है, हीट बराबर क्या आया, एन सी डेल्टा टी। अगर ये क्या मोलर वाला है तो मोलर हीट कैपेसिटी होगा। बताओ इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें, मान लो एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करने वाले हैं, किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट बराबर क्या था, हीट एट कांस्टेंट बराबर क्या था, चेंज इन एंथैल्पी। वेरी गुड, किसके बराबर था, डेल्टा एच के बराबर। ये अरे क्यूपी बराबर किसके था, डेल्टा एच के बराबर था। कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी बराबर डेल्टा एच। बताओ डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी। सीपी मतलब क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सुनो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, किसकी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा। बताओ अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके बराबर होता था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बताओ क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर एन सी बी डेल्टा टी। सर यहाँ सीबी का मतलब क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा यू मतलब क्या होगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां से हो सकता है, यहीं से एक रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग। कौन सा रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। क्या हमारा आता है रिलेशन, वो जो पढ़ते हैं क्या आता है हमारा, सुनो यहां से हमारा क्या रिलेशन आता है, ये याद रखना है, क्या आता है, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। देखो यहां से एक रिलेशन पढ़ते हैं, क्या होता है, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। सीपी का मतलब क्या हुआ, सीपी का मतलब क्या हुआ, बोलो बोलो, हीट कैपेसिटी किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। बी का मतलब क्या हुआ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये याद रखना है, ये आइडियल गैस के लिए याद रखना है। हमारा क्या आया है रिलेशन, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। ये याद रखना क्या आया, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, मेयर्स फार्मूला बोलते हैं। कौन सा फार्मूला, मेयर्स फार्मूला। हो सकता है ये डायरेक्ट पूछ लिया जाए, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है।